Assalamu alaikum class. Um, we already did few of these topics. Chapter 7 में से हम लोगों ने opportunity cost, explicit and implicit cost, normal profit cost, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने cover की थी. Just for the revision thing, I am repeating few of them. हम लोग managerial economics में chapter 7 कर रहे हैं, that is cost theory and analysis. इसमें हम लोगों ने सबसे पहले कुछ टॉपिक्स को कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया था दैट यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस सेमेस्टर्स. माइक्रो में भी पढ़े हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपने, वेदर इट्स इन प्रिंसिपल्स, एडवांस या फिर इंटरमीडिएट. इसमें सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द एसेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? तो सिंपली यही है कि आप जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, व्हेन यू डिसाइड अबाउट द थिंग्स, आप जो अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे रिगार्डिंग योर बिजनेस, रिगार्डिंग योर प्रॉफिट अर्निंग्स, तो या फिर आपने अपनी जो इनपुट्स डालनी है, whether it's about the combination of the inputs या फिर आप जो raw material यूज़ कर रहे हैं, in what form it will be, किस तरह का होगा, किस तरह उसको सॉर्ट आउट करना है, ऑल दीज डिसीजंस आप इसमें जो प्रेफर करते हैं वन डिसीजन अपॉन द अनदर, अपॉन द अदर डिसीजन, दैट कम्स अंडर योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और यहाँ पे दिस इज सिंपली एक्सप्लेन्ड in terms of a managerial economist is the concept of opportunity cost. The best mean measure of cost of a consumer product or a factor of production is what must be given up to obtain that product or factor. तो ये in terms of product और factor हम इसको explain कर चुके हैं already. Now comes the explicit and implicit cost. इसमें generally explicit cost क्या थी? That was the cost which involves an actual payment to the other parties. ये कॉस्ट मेंशन्ड होती है, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ द पेमेंट जो कि हम अदर पार्टीज को करते हैं. एंड व्हाट इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट? दैट इज द वैल्यू ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटीज बट इट डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्चुअल कैश पेमेंट. तो ये दोनों को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. वी ऑलरेडी डिड दिस टॉपिक. Coming towards the next, that is normal profit and cost. ये just एक journal revision करा रही हूँ, just to highlight the things आप लोगों ने जो जो की हुई हैं. Coming towards the actual topics, that is next is normal profit and cost. So if we talk about the economic profit, तो ये क्या होता है? It is the profit in excess of these normal returns. और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट को हम कहते हैं कि रेवेन्यूज लेस ऑल इकोनॉमिक कॉस्ट, के हम जितनी भी हमारी रेवेन्यू हमारा एंड में कलेक्ट होता है उसमें से हम जितनी भी हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट हमने लगाई होती है या हमने स्पेंड की होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं. जो रिमेनिंग पार्ट होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक प्रॉफिट. और इसको हम लोगों ने दो टर्म्स में डिफ्रेंशिएट किया था. इफ़ यू रिमेंबर, पहले हमने कहा था कि जो कॉस्ट होती है वो हम किसको, कॉस्ट में क्या चीज़ें मेजर करते हैं? एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. वाइल प्रॉफिट में हम क्या चीज़ें, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसमें हम क्या उसको किसके साथ रेफर करते हैं? दैट इज़ द revenues after all economic costs including the normal returns just described and been subtracted. तो हम लोग सारी अपनी कॉस्ट को एक्सक्लूड करके रेवेन्यू में से जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम अपना इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं. देन कम्स आवर मार्जिनल cost, incremental cost and sunk cost. तो already have done this thing as well. तो इसमें हम लोगों ने sunk cost को पहले एक्सप्लेन किया था. इट was the पेमेंट जो कि हम फ्यूचर में करते हैं पे किसी भी पास्ट उस कमोडिटी के लिए, वेदर इट्स अ रॉ मटेरियल या आप कोई भी इनपुट परचेज करते हैं. इन टर्म बीइंग अ मैनेजर, या आप इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंडर इसको इस तरह रिलेट करेंगे कि ऐसी कॉस्ट जो आप ऑलरेडी अपने इनपुट्स को परचेज करने के लिए या फिर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो उस कॉस्ट को आप इन फ्यूचर विद अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बाद में पे करते हैं समवेयर इन नियर फ्यूचर, तो उसको हम कहते हैं संक कॉस्ट.
और ये जैसे आप एडवांस में कोई चीज़ किसी से लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट, और उसको आप बाद में पे बैक करते हैं नियर इन फ्यूचर. So next comes the marginal cost and incremental cost. तो इसको हमने इस तरह डिस्क्राइब किया था कि जो marginal cost होती है वो सब कैटेगरी है इंक्रीमेंटल कॉस्ट की. कैसे कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ द टोटल एडिशनल कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ मैनेजरियल डिसीजन. कोई भी आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उस डिसीजन मेकिंग को अप्लाई करने में, एप्लीकेट करने में जितनी आपकी कॉस्ट हम लोग उसमें करेंगे ऐड होती है, जितनी भी कॉस्ट हमारी लगेगी, दैट वुड बी द इंक्रीमेंटल कॉस्ट. एंड व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट? इट इज़ द, एज यू नो, वन एक्स्ट्रा यूनिट किसी भी चीज़ का आप आउटपुट में ऐड करें, मतलब वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट आप ऐड करेंगे, दैट विल बी द marginal cost. So it is the change in total cost associated with one unit change in the आउटपुट. वन एक्स्ट्रा यूनिट आपने आउटपुट में इंक्रीज किया तो आपका वो क्या कंसिडर होगा? दैट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट. पे जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट. और इसको शॉर्ट रन डिसीजंस में देखा जाता है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रेट्स ऑफ आउटपुट्स. और इसको हम लोगों ने एग्जाम्पलीफाई भी किया था इन टर्म्स ऑफ कि किस इसके अंडर क्या चीज़ें कवर होती हैं. दैट इज़ एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन एडिशनल कार पर प्रोडक्ट production period would be the labor, materials and energy cost directly associated with that extra car. तो ये सारी जितनी भी चीज़ें उस वन एक्स्ट्रा कार को प्रोड्यूस करने में लगेंगी दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द मार्जिनल कॉस्ट. और वो आपने ऑब्वियसली आपने एक डिसीजन मेकिंग की दैट यू नीड टू मेक वन एक्स्ट्रा कार, तो दिस इज़ वाई दैट्स द इंक्रीमेंटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट उसका पार्ट है. Now comes the cost of long lived assets. As you know, long lived assets कौन कौन से होते हैं? That is buildings, machinery या फिर किसी भी टाइप का कैपिटल आपकी इक्विपमेंट हो, दैट इज़ नोन एज द लॉन्ग लिव्ड एसेट्स. तो उनको मेजर करने के दो दो अप्रोचेज़ हैं. पहली अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच. तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे मेजर करते हैं? एंड सेकेंड इज़ द इकोनॉमिक अप्रोच. सो हाउ वी मेजर थ्रू द ट्रेडिशनल अप्रोच? दैट इज़ when the um, traditional approach to measuring the periodic cost of these assets is to combine historical cost, किसी भी चीज़ की historical cost लिया आपने, and one of several depreciation methods to assign part of the historical cost to each year of the defined life of the asset so that the total expenses over that life will equal the historical cost. आपने इसको exemplify कर देते हैं. आपने किसी भी चीज़ की कॉस्ट को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के साथ एसोसिएट करके मेजर करना है. तो दैट इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच. कैसे? हम कोई एक डेप्रिसिएशन मेथड लेते हैं. जैसे हम कहते हैं कि आपको कोई ऐसा एसेट है जिसकी जो प्राइस है दैट इज़ 1000 रुपीज़, और उसकी जो लाइफ लाइफ है, उसकी जो हम कहेंगे एक्सपायरी डेट है वो 5 साल बाद की है. लाइक उसकी जो लाइफ है दैट डेप्रिसिएशन उसकी 5 साल बाद होगी. तो उसकी लाइफ कितनी होगी? दैट इज़ द 5 years ऑफ टाइम. तो आप सिंपली क्या करेंगे? अगर आपको कहा जाए इसका डेप्रिसिएशन रेट पर ईयर निकालें तो आप सिंपली जो 10,000 है या इट्स 1000, 1000 को आप सिंपली डिवाइड करेंगे. कितने ईयर्स हैं टोटल आपके पास? 5 years. तो दैट बिकम्स 200. दैट मीन्स हर साल वो 200 की रुपीज़ 200 पर ईयर उसमें क्या होगी? उसका डेप्रिसिएशन रेट इस तरह निकलेगा. सो दिस इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच टू मेजर द पीरियोडिक कॉस्ट ऑफ एनी लॉन्ग लिव्ड एसेट. और इसको हम क्या करते हैं? इसको हम कहते हैं दिस इज़ द कंसिडरेबल वैल्यू ऑफ द फर्म आफ्टर दिस पीरियड. चाहे वो किसी भी चीज़ की कॉस्ट है, वो एसेट क्या होगा? वो उसकी कंसिडरेबल वैल्यू होगी जो हम इस तरह पर ईयर या हर एक टाइम पीरियड के बाद उसको कैलकुलेट करेंगे. सो जनरली tax guidelines and considerations dictate the decision on the depreciation method used. This approach to cost measurement is adequate if the objective is to have an arbitrary method for reporting on the flow of funds into and out of the business over some time interval or to meet income tax regulations. However, as a tool for managerial decision making, the approach is flawed. Next comes the second approach, that is the economic approach. अब इसको हम कैसे measure करते हैं? What is it now? It determines the cost as the difference between the market value of the asset at the beginning
एंड एंड ऑफ द पीरियड। आप दो टाइम पीरियड्स रख देते हैं, एक इनिशियल पीरियड दैट इज़ द बिगिनिंग, मार्केट में इनिशियली जब एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी क्या प्राइस होती है, क्या वैल्यू होती है, और उसी को जब आप एट द एंड ऑफ द पीरियड मीन्स कि 1 ईयर की जो कंजम्पशन है उसके बाद आप जब उसकी मेजरमेंट कराते हैं या मार्केट में उसको लेके जाते हैं फॉर द सेल पर्पज़ और वट एवर पर्पज़ इट इज़, तो उसकी क्या वर्थ होगी, मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो आपने उन दोनों को डिफरेंस, मैक्सिमम जो उसकी इनिशियल कॉस्ट थी प्लस आप उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करनी है जो उसकी मार्केट में एक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड गुजरने के बाद जो मार्केट वैल्यू उसकी होगी, तो उसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द कॉस्ट। इकोनॉमिक उसकी अप्रोच से हम उसकी कॉस्ट, लॉन्ग लिव्ड एसेट्स की कॉस्ट इस तरह मेजर करेंगे। सो इसको भी एग्जाम्पलीफाई कर देते हैं। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन, कोई भी मशीन ले लें, उसकी वर्थ कितनी है, दैट इज़ 1000 रुपीज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड 600 एट द एंड ऑफ द ईयर। आपने इनिशियली एक मशीन परचेज की दैट इज़ रुपीज़ 1000, और एक साल बाद आप उसको जब सेल करने के लिए मार्केट में लेके जाते हैं या आप उसको सेल करना चाहते हैं विलिंगली, तो वो उसकी प्राइस कितनी है, दैट इज़ 600 नाउ। तो उसका क्या रिजल्टेंट होगा, उसको आपने सिंपली 1000 - 600 किया तो दैट कम्स रुपीज़ 400। सो नॉट रुपीज़ 200। मतलब आप जब ट्रेडिशनल अप्रोच देख रहे थे तो उसमें आपने जो कॉस्ट मैयर की किसी भी लॉन्ग लिव एसेट की, तो आपने उसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन को मैयर करके आपने उसको डिवाइड किया और आपने उसका डेप्रिसिएशन रेट निकाला, तो दैट वाज 200। हर साल उसका जो ड्रॉप डाउन हो रहा था प्राइस में दैट वाज 200। लेकिन जब आपने उसको इकोनॉमिक कॉस्ट के थ्रू, सॉरी इकोनॉमिक अप्रोच के थ्रू उसकी कॉस्ट मैयर की, तो दैट बिकम्स 400 नाउ। मतलब उसमें जो डाउनफॉल आया दैट इज़ फॉर 400। So it is possible for some long-lived assets to actually increase in value over time। तो इसको हम इस तरह justify करेंगे, implying that their cost was negative for that period। This has been true for some buildings and other types of real estate। That means कि आप उसकी worth with the passage of time increase कर सकती है asset की। That doesn't mean कि वो with the passage of time उसकी value drop down ही होगी। जैसे आप आज आपने घर खरीदा, उसकी जो वर्थ है दैट इज़ 10 मिलियन सॉरी, और एक साल बाद जब आप उसको मार्केट वैल्यू में, मार्केट उसकी जो वैल्यू है वो पता करने जाएंगे तो दैट माइट बी 20 मिलियन और 30 मिलियन। तो वो बजाय नेगेटिव होने या डिक्रीज करने के दैट इज़ इंक्रीजिंग। तो ये भी रियल लाइफ एग्जांपल्स है और इसको हम बिल्डिंग्स और अपने जो रियल स्टेट है हमारी हाउसिंग वगैरह है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। व्हाट कम्स अंडर दिस, हमने इसको बेसिकली देखना है व्हाट इज़ अ कॉस्ट फंक्शन। इट इज़ द कॉस्ट टू द रेट ऑफ आउटपुट। जब भी आप कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं तो आप सिंपली क्या करते हैं, कॉस्ट को रिलेट करते हैं विद द रेट ऑफ आउटपुट। सो द बेसिस फॉर अ कॉस्ट फंक्शन इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन एंड द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स। और उसमें आप जब आप रेट ऑफ आउटपुट निकालते हैं, सो व्हाट कम्स अंडर दैट, दैट इज़ द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स। उसकी बेसिस पे आपकी कॉस्ट मेजर होती है और आपका कॉस्ट फंक्शन डिफाइन होता है। वी ऑलरेडी डिड इन प्रीवियस चैप्टर, आपको अगर याद होगा कि हम लोगों ने सिंपली कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिया था। उसमें हम लोगों ने अपना एक कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंडर हमने एक अपनी जो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है वो असाइन की थी, दैट वो 0.5। and obviously जो आपका बीटा है that is 1 minus alpha। so that becomes अगर आपका alpha is 0.5 तो 1 minus alpha और 1 minus alpha is equal to beta and that will be again your 0.5। और उसको हम लोगों ने what was your a, that was 100, टेक्नोलॉजी को 100 लिया था हमने। तो हमारा जो आउटपुट था वो क्या था, वो किसके इक्वल था, दैट वाज 100 इंटू के विद द पावर 0.5 इंटू एल विद द पावर 0.5। ये हमारा here it is written, ये हमारा जो था दैट दिस वाज द प्रोडक्शन फंक्शन जो कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का है। इसको हम लोगों ने एक्सपैंड किया था इन टर्म्स ऑफ, हमने कहा था कि इसका एक्सपेंशन पाथ क्या है। सो वी ऑलरेडी डिड दैट थिंग एज वेल, पिछले उसमें हमने किया है। तो एक्सपेंशन पाथ इन टर्म्स ऑफ के हमने निकाला था एंड दैट वाज डब्ल्यू इज़ द वेज रेट और डिवाइडेड बाय आर इज़ द रेंट इंटू एल हमने इन टर्म्स ऑफ जो उसकी स्लोप है, डब्ल्यू ओवर आर इज़ द स्लोप ऑफ दैट
फंक्शन, उसको हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ के निकाला था, के के लिए हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ एल निकाला था. सो हियर इफ वी सेज दैट लेबर इज 2 एंड द प्राइस ऑफ कैपिटल, फॉर द प्राइस ऑफ लेबर वी टेक डब्ल्यू एज 2 एंड फॉर द प्राइस ऑफ कैपिटल वी टेक आर एज 1. तो इसको हम लोगों ने इसका सिंपली एक जैसे जैसे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी दैट वाज आवर आइसो कॉस्ट, तो वैसे वैसे हमारा जो आइसो क्वांट था वो भी इंक्रीज कर रहा था. एंड ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट थे हमने उसको अपना टेंजेंसी पॉइंट रख के उसको इक्विलिब्रियम कंसिडर करके हम उस पर मार्कअप करके हमने एक अपना एक्सपेंशन पाथ क्रिएट किया था. सो उसका जो रिजल्टेंट निकला था कीपिंग डब्ल्यू एज 2 एंड आर एज 1, वो निकला था 2L. सो व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसको हम लोगों ने ये जो कमिंग टेबल है दैट्स ओवर हियर, इसमें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लेबर एंड आउटपुट डिफाइन किया हुआ है. इफ़ यू आर गिवन विद द number of that is the units of labor and units of capital और आपको total output उसका दिया हुआ है, so can you measure the cost? Yes you can. आपको simply जो आपका कैपिटल की कॉस्ट है, हाउ विल यू measure that? दैट इज आपको 2 यूनिट्स दिए हुए हैं कैपिटल के और उसके साथ आप उसकी प्राइस को मेजर करेंगे, दैट इज आर कैपिटल, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल इनटू द प्राइस ऑफ कैपिटल विच इज आर. तो आर यहाँ पे 1 है, सो फॉर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल उसकी प्राइस कॉस्ट क्या होगी, दैट विल बी 2. बट फॉर द लेबर अगर आप 1 लेबर हायर कर रहे हैं और हर लेबर को आप इंडिविजुअली 2 रुपीज़ जो है वो वेज दे रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो 1 लेबर है इट विल कॉस्ट यू 2 रुपीज़. और इसी तरह व्हेन यू विल मूव ऑन विद द हायर नंबर ऑफ यूनिट्स तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी. और इस तरह आपकी जो टोटल कॉस्ट है दैट विल बी कैपिटल प्लस लेबर कॉस्ट विच इज़ योर वेज प्लस रेंट. आप उसको पर उसके साथ ऐड अप करते जाएं. सो दिस विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. और इस तरह आप इस टेबल में टिल एंड इफ यू हैव 10 units of capital, 5 units of labor, and they collectively produce 707 units of output. So what will be the cost of your labor, cost of your capital, and again the total cost. So this makes your 20. The total cost is 20 over here. तो अगेन यहाँ पे दो चीज़ों को फिर से हाईलाइट करते हैं, दैट इज़ द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन. नाउ कम्स, आप देखें व्हाट इज़ द शॉर्ट रन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर आप शॉर्ट रन में जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं इन द शॉर्ट रन तो उसमें हम कहते हैं कि हमारा 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड है एज वी ऑलरेडी डिड. और उसको हम जो फिक्स्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट में कंसिडर करते हैं. वी डिड द शॉर्ट रन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस देखे थे, लॉन्ग रन देखी थी, लेकिन उसमें हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ा था. सो दैट वाज द थिंग जहाँ पे हम कहेंगे कि जो फैक्टर हम फिक्स करेंगे कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसकी जो कॉस्ट होगी दैट विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर फिक्स्ड कॉस्ट. और जो वेरिएबल होगा, जो वेरी कर रहा होगा इंक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड के साथ होगा, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी हमें दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द वेरिएबल कॉस्ट. So what is it saying now? In the short run, at least one factor of production is fixed, and the cost of that input is defined as fixed cost. Regardless of the rate of output, the cost does not change, and the management has made a decision in the past that uh, obligates the firm to pay certain costs that are independent of the rate of output. कि आपकी specified cost है, you have to pay it and you are obliged to pay that, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वो fixed cost consider होगी. But when you are in the long term, so what happens over there, a long term lease on a warehouse, an employment contract with an executive, and a collective bargaining agreement with a labor union are the examples of कमिटमेंट्स दैट मे रिजल्ट इन फिक्स्ड कॉस्ट्स. अगर आप लॉन्ग रन में देख रहे हैं, या लॉन्ग सॉरी नॉट लॉन्ग रन, दैट इज़ द लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म में अगर आप शॉर्ट जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट है उसको एनालाइज कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में आएगी, दैट इज़ लीज ऑन योर वेयर हाउस. आप कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट पे किसी एग्जेक्टिव को एम्प्लॉयमेंट पे लिया हुआ है,
या फिर आप जो है किसी भी एग्रीमेंट के अगेंस्ट कोई आपकी बार्गेनिंग है, या फिर आपने कोई लेबर यूनियन की कोई करनी है, पेमेंट करनी है. सो दैट दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर fixed costs. And what happens next? Fixed costs fall into the category of sunk cost. This is an important point कि आप इनको in near in future पे करते हैं इन prices को. So they are the sunk cost of your फिक्स्ड कॉस्ट. आप फिक्स कॉस्ट की इन इस तरह की कॉस्ट को आप संक कॉस्ट में कंसिडर करते हैं. सो नेक्स्ट कम्स द एसेट स्पेशलाइजेशन. नाउ व्हाट इज दैट? इट इज द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ एन एसेट. आप कितनी बार किसी भी एक एसेट को यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा उसको यूटिलाइज करेंगे, दैट विल बी द एसेट स्पेशलाइजेशन. What is it now? Let's just take an example. A nuclear generator can only be used to generate electricity in a nuclear power plant and is a very specialized asset. Thus, it might be difficult to sell that generator because only another nuclear power plant could use it. Conversely, many trucks can be used to haul a variety of products and are rather unspecialized assets. मतलब कुछ commodities को हम स्पेशलाइजेशन एसेट कहते हैं, कुछ नहीं होती, ऑल्दो उन पे जो हमारी जो कॉस्ट लगती है दैट माइट बी इक्वल. तो इसको एग्जाम्पलीफाई यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ किया हुआ है. प्लस कोई भी ट्रक के साथ अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ नॉट हंड्रेड टेंस ऑफ ट्रक्स हैं, तो यू कैन यूज़ इट फॉर एनी पर्पज़. तो उसको आप सेल कर सकते हैं. एक वेयर हाउस वाला बंदा किसी ऐसे जो एक जगह से दूसरी जगह उस कमोडिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए उसको यूज़ करे, सो ही कैन परचेज देम. बट व्हेन इट कम्स अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसको दूसरी न्यूक्लियर हम कहेंगे कि जो पावर प्लांट को यूटिलाइज करने के लिए, वेदर इट्स अ फर्म और अ कॉरपोरेशन, वो ही उसको परचेज कर सकती है. सो दिस इज़ द एसेट स्पेशलाइजेशन. So clearly, longer the life of the asset, the longer the period defined as the short run. Buildings and some types of machinery may have an economic life of many years. Once in place, their cost may be fixed for a long period of time. Also, it may take months or even years to order and install certain types of capital equipment or to develop a particular set of skills in labor. In such cases, the firm may find that part of the cost of its productive capacity is fixed for that period. So now comes the short run cost functions. What are those? इसमें हम सिंपली अपनी जो टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज़ द एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, और इसे हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं. यू ऑलरेडी डिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. फिर भी एक रिकॉल हम कर लेंगे, क्विक रिकॉल. दैट इज़ हम अगर शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस को देखते हैं, दैट covers managerial decision making is facilitated by information that shows the cost of each rate of output. सो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन को देखते हैं जो कि चेंज हो रहा होता है, और किस रेट पे होता है जितना जितना हम लेबर इनपुट को वेरी कर रहे होते हैं. सो लेट्स जस्ट टेक द now comes our functions that indicate the cost per unit of output can also be determined through decision making, then our total cost function. This is because managers must compare cost per unit of output to the market price of that output. Recall that market price is measured per unit of output. By dividing a total cost function by output, a corresponding per unit cost function is determined. तो क्या बनेगा? That is the average total cost. इसको हम total cost with the ratio of आपकी जो आउटपुट है उसके साथ लेंगे. नाउ कम्स द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो अगेन इसकी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद द रेशियो ऑफ योर आउटपुट. और व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? इट कम्स विद टी एफ सी, और इसको हम लेंगे विद द रेशियो ऑफ अगेन योर आउटपुट, टोटल आउटपुट जो है आपका. Now comes the marginal cost per unit of output, that is MC. It is the change in total cost associated with the 1 unit change in the output. और इसको हम change in total cost divided by या ratio with change in your quantity, आप sorry output. जैसे जैसे आपका आउटपुट चेंज होगा वैसे वैसे आपकी
उसका जो इम्पैक्ट आपके चेंज टोटल कॉस्ट पे आएगा वो कलेक्टिवली किस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, मार्जिनल कॉस्ट को। तो ग्राफिकली ये इनके ग्राफ्स हैं, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं। जस्ट फॉर अ रिकॉल, आपका जो टोटल कॉस्ट है दैट ऑलवेज लाइज अबव योर वेरिएबल कॉस्ट। दैट रीज़न क्या है उसका, क्योंकि टोटल कॉस्ट में आपकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऐड होती है। एंड फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फिक्स होती है। और उसी के साथ जैसे जैसे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इट्स अ कर्वी इंक्रीजिंग ट्रेंड, और जैसे जैसे इसमें इंक्रीज आता है दैट मीन्स कि आपका टोटल कॉस्ट में भी उसी रेशो पे उस पे इंक्रीज आता रहेगा, क्योंकि उसमें एडिशनल कॉस्ट क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट के साथ, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। एंड व्हेन इट कम्स अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सो इनके भी ग्राफिकल देखें, दीज आर द यू शेप्ड कर्व्स। और ये पॉइंट्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे हम point B, here is the point B and here is the point A. So here point B shows यहाँ पे कौन से ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वी ऑलरेडी डिड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज कर्व्स, इफ यू रिमेंबर, आपके पास प्रीवियस लेक्चर्स में ये मेंशन है, प्लीज गो थ्रू देम एटलीस्ट वंस, आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड व्हाट अबाउट दिस ए पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपकी इंटरसेक्शन हो रही है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की। इन कॉस्ट फंक्शंस को पर यूनिट कॉस्ट फंक्शंस को टेबुलर फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। हाउ यू मेजर दैट, आपके पास गिवन है आउटपुट इनिशियली, अगर आपका आउटपुट ज़ीरो है तो उस पर आपकी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं लग रही, कोई आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, दैट मीन्स आपकी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो भी ज़ीरो है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, और मार्जिनल कॉस्ट तो होगी ही नहीं ना। एंड व्हेन इट कम्स अबाउट योर आउटपुट, इफ़ योर आउटपुट इज़ वन, तो उस पर जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ 1000, दैट इज़ डिफाइंड, आपके पास ऑलरेडी है। और इसको आप कैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे मेजर करते हैं, दैट इज़ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय योर क्वांटिटी, and it is already measured in given in your previous, it is already given on your previous page, that is this one, यहाँ पे ये सारी information available है। So we are taking that thing here in this tab, in this table. So if your average fixed cost is 1000, then your average variable cost will be no, and your variable cost is 200. So what will be your average total cost? That is the sum of fixed cost plus variable cost, that becomes 1200। और इसका हम लोग जब मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो दैट मीन्स कि इसके चेंज को आप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर टोटल टोटल आपका जो चेंज आ रहा है टोटल कॉस्ट में, उसको में आप चेंज फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू योर चेंज इन क्वांटिटी। तो दिस मीन्स कि आप 1 to 0 का चेंज एंड 1200 टू दिस पॉइंट का चेंज मेजर करेंगे तो दैट बिकम्स योर मार्जिनल कॉस्ट, एंड सो ऑन विद दीज थिंग्स कि अगर आपका आउटपुट 1 से 2 पे चला जाता है तो आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है दैट इज़ नाउ 500। तो आपके जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है व्हाट इज़ दैट, नाउ इट इज़ 184। तो इसका जो अल्टीमेट आपका अफेक्ट आएगा अपॉन योर एवरेज टोटल कॉस्ट वो क्या होगा, दैट इज़ 684। और ये क्योंकि सम है 500 प्लस 184 का, एंड व्हाट इज़ 164, दैट इज़ द चेंज इन total cost divided by change in your output, so that becomes 167। Now what is your total cost? Total cost is being measured through, it is the function of your output, and it is the uh, if we take it in terms of your marginal cost, then it is determined as the first derivative of the total cost function, and the total cost function is, it's been explained over here, this thing. So based on the total cost functions in this table, the previous table, that is 7.3, जिस डेटा को हमने फॉरवर्ड अपना यूज़ किया है
Here is the data. We actually have used this data that I was talking about. हमने इसी डेटा को फर्दर यूज़ किया है. This total cost, total fixed cost, total variable cost and total cost, इस डेटा को जहाँ फर्दर यूटिलाइज किया है just to measure the marginal cost. So it will help us to measure the to fill this column over here in table 7.4. Next comes, there's an example, finding minimum average variable cost. Here it is. It's a DIY, you have to do it on your own. It's given with the solution. आपको again, if there's any problem, you can ask me in the query section. We are going to arrange it in next week, अगर छुट्टियों के बाद maybe after Eid, or I'll try to make it before that अगर हम लोगों का ये सारा chapter sort out हो जाता है within time. Next comes the long run cost functions. You have to do it. This is your long run cost function. What is being said over here, it is the firm operate in the short run but plan in the long run. So this is the difference between the cost functions. अगर एक firm production कर रही है अपनी कोई भी अपने operations कर रही है in short run, तो what it's going to do in the long run, it will plan for further investments or the cost जो उसको face करनी है near in future. At any point in time, the firm has one or more fixed factors of production. Therefore, production decisions must be made based on the short-run cost curves. However, most firms can change the scale of their operation in the long run by varying all inputs, and in doing so move to a preferred short-run cost function. So when we talk about the returns to scale that are increasing, decreasing or constant, depending on whether a proportional change in both inputs result in output increasing more than in proportion, less than in proportion, or in proportion to the increase in inputs. These three possibilities are shown in these figures. ये पहला केस है, दैट इज जहाँ पे हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. सो आउटपुट आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है विद द मार्जिन दैट इज रेट ऑफ आउटपुट इनटू रेट ऑफ योर इनपुट. और इसमें हम टोटल कॉस्ट जब मेजर करते हैं तो वो स्टार्ट में इनिशियली इंक्रीजिंग में और बाद में वो जाके हम कहेंगे कि दैट बिकम्स फ्लैटन. हमारा यहाँ पे कर्व क्या हो जाता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड केस, दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. तो इसमें हमारी कॉस्ट जो है इट्स लाइक दिस, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टोटल कॉस्ट है इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, that will be ineffective of your, sorry, rate of output will be ineffective of your cost. And when it talks about the constant returns to scale, so it's a linear straight line, और इसका जो impact on the cost होगा that will be one on one unit increase. के आपका cost अगर 1 unit increase कर रही है, so that will ultimately increase the rate of your output, or rate of output वाइस वर्सा. अगर रेट ऑफ आउटपुट 1 यूनिट इंक्रीज कर रहा है, सो अल्टीमेटली आपकी जो कॉस्ट है विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल इंक्रीज बाय 1 यूनिट. सो ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड ओवर हियर एंड ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है. नेक्स्ट इज द केस स्टडी. वी आर गोइंग टू स्किप इट फॉर द for this part. This is short run and long run cost curves, that is short run average cost and long run average cost. We again, if you remember, we already did this. हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में क्लास में taking an example of a firm, उसकी तीनों हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट उसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स के साथ हमने इन सारी कॉस्ट को कवर किया था. नेक्स्ट कम्स योर, here again, here's another example, that is fixed cost, economies of scale and global market expansion. I am going to mention them in your, and this will be the part of your assignment. आप लोगों ने इसको मेक श्योर करें कि आप लोग इसको कवर करें. ये दो एग्जांपल्स कवर्ड है, पीछे हम लोग करके आए हैं. आई विल मेंशन द पेज नंबर एज वेल. यू हैव टू कवर इट बाय एनी मीन, इसको करना है.
और ये दो एग्जांपल्स आप लोगों की डू इट योरसेल्फ में आती हैं, यू हैव टू डू देम ऑन योर ओन. नेक्स्ट कम्स योर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन एनालिसिस, and next is your operating leverage and estimating cost functions, which cover again your short run cost functions. And we are over here, operating leverage. So next is our estimating cost function. Now this covers again the short run cost functions, that is total variable cost is, इसको हम लोगों ने if we have taken it as a multiple regression technique, इसके अंदर इसको हम interpret कर रहे हैं. अगर आपके findings हैं, how are you going to interpret your results, तो what is the relationship between the cost and the output, तो it's almost linear, and जो इसकी functional form है वो इस तरह है, that is total variable cost is equal to beta naught. What is beta naught? That is the intercept plus beta 1 into q. What is beta 1? That is the slope of your q. Q is the output. और जिस तरह ये slope में change आएगा, if b1 beta 1 that is 0.5, that means if 1% increase in your output, that will ultimately increase 0.5% of your total variable cost, and it may be used to estimate the cost function. If beta naught and beta 1 are estimated, the average variable cost function would be given by, तो ये किस फॉर्म में गिवन होगा अगर इनको मेजर करें, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू बीटा नॉट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस बीटा 1. so beta 1 will be the slope will be left aside, और हम इसको in terms of average variable cost की terms में जब हम total variable cost को convert करेंगे into average variable cost, तो इसको हम इस टर्म में करेंगे. your quantity will be denominated with your beta naught instead being multiplicative with your beta 1, and the marginal cost function is what, that is marginal cost is equal to beta 1, which is the slope of your output q. Total variable cost, average variable cost and marginal cost curves that are consistent with this linear model are shown. ये आगे ग्राफ में फिगर में बताए हुए हैं दोनों on this page over here. These functions have the following properties. कौन सी properties हैं जी? Total variable cost is a linear function. Average variable cost declines initially and then becomes quite flat, approaching the value of marginal cost as output increases, and marginal cost is constant at beta 1. तो ये तीन तरह की properties को explain किया हुआ है. इसकी जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, व्हाट आर देयर, पहली जो है वो क्या है, टोटल जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो लीनियर फंक्शन है, सी इट्स अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. और अगर दूसरा क्या है आपकी कि आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर रही है, और उस पॉइंट तक डिक्लाइन कर रही है जहाँ पे वो आके परपेंडिकुलर हो जाती है या फिर ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है, और किसकी इक्वलेंस पे, मार्जिनल कॉस्ट के. एंड वेयर इज योर मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. सो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, कांस्टेंट है एट बीटा 1. if the empirical data indicate a u-shaped average cost curve, the linear function just used will not capture that relationship between output and cost. So consequently, a quadratic total variable cost function of the form, हम इसका quadratic क्या बनाएंगे, functional form किस form में बनेगी, that is total variable cost is equal to c naught plus c1q plus c2q square. यहाँ पे आउटपुट का हम साथ स्क्वायर ऐड कर देंगे, एंड उसकी अगर हम क्यूबिक फॉर्म बनाना चाहें तो किस फॉर्म में होगी, हम यहाँ पे q जो उसका आउटपुट है उसकी हम क्यूबिक फॉर्म ऐड कर देंगे विद एन अनदर स्लोप. सो दैट इज ये डिफरेंट बच्चे, ये सी नॉट, बी नॉट, अल्फा नॉट, ये सिर्फ इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया हुआ है, वन मॉडल फ्रॉम द अदर, अदरवाइज दीज आर ऑल द पैरामीटर्स. And what is the cubic cost function? It is total variable cost is equal to d naught plus d1q plus d2q square plus d3q cube. So these are all functions
of this type can be the capture the hypothesized non-linear relationship the parameters of both. ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी ये वाली दोनों की है क्यूबिक और उसकी जो क्वाड्रेटिक हम लोगों ने फंक्शनल फॉर्म्स निकाली हैं इसमें क्या है कैन बी एस्टिमेटेड डायरेक्टली यूजिंग द लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन मेथड। आप इसको सिंपली अपने ओएलएस के थ्रू हम लोग इसको मैयर कर सकते हैं। ईव्यूज़ में डालें इस डेटा को, आपको गिवन डेटा होगा, ईव्यूज़ में रन करें। इफ़ यू रिमेंबर वी ऑलरेडी डिड दिस इन इकोनोमेट्रिक्स 2। हम लोगों ने इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल की थी कि 9 के 7 फर्म्स हैं, उनका जो डेटा है उनकी टोटल कॉस्ट इतनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इतनी है और उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इतनी है। सो हाउ वी आर गोइंग टू मैयर दैट? सो वी ऑलरेडी डिड दिस इन योर इकोनोमेट्रिक्स 2 इफ़ यू रिमेंबर। उसकी प्रॉपर हम लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस किया था और उसको हम लोगों ने इंटरप्रेट किया था उसके रिजल्ट्स को कि कैसे हर डिफरेंट फर्म को हम लोग देखेंगे, उसकी टोटल कॉस्ट को कैसे मेजर करेंगे, इफ़ यू रिमेंबर दैट थिंग। सो नेक्स्ट कम्स, इन दो ग्राफ्स को हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। So here is something written. Although the shape of the quadratic and cubic functions will depend on the estimated parameters, conventional or typical estimated cost functions based on these functional forms are shown in figure 7.9 and 7.10. The quadratic function has the following properties. कौन कौन सी properties हैं जी? Total cost increases at an increasing rate. Marginal cost is a linearly increasing function of output. So here comes your two graphs. Here are the two graphs जिसमें हम लोगों ने इसकी functional forms ये जो cubic और quadratic किए हैं उनको mention किया हुआ है जी। Next is your this again explains, this is explaining your quadratic total cost function, cost functions को explain कर रहा है quadratic को, and this is explaining your cubic total cost function. So this is the difference, just check it out. ये U shape में शो कर रहा है, these are almost linear straight lines, increasing trend में है, and look at this, increasingly आपका converge diverge हो रहा है concave और convex की shape में। convexity कनकेविटी ही उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। इफ़ यू रिमेंबर दोज थिंग्स। यहाँ पे आगे एक और एग्जांपल है जी, एस्टिमेटिंग एंड यूजिंग कॉस्ट फंक्शंस। मार्क इट डाउन, इसका सोल्यूशन भी गिवन है, यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग एज वेल। नेक्स्ट कम्स द लॉन्ग रन फंक्शंस एंड इसके बाद again you have your case study. So what are the long run function? This is the last topic of our chapter. So let's recall, the long run average cost curves consist of points or small segments of each of the series of short run average cost functions. If you remember this thing, we are talking about this कि आपका कोई भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो स्मॉल सेगमेंट्स, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3, उस पर हर एक पॉइंट पे आपकी डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको हम बेस पॉइंट कहते हैं, जिसपे आपकी मिनिमम कॉस्ट अप्लाई होती है, उस पॉइंट को आप मार्क डाउन कर देते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को आप ज्वाइन इन करके आप किस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, अपनी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पे। सो व्हाट इज द लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन?